डायबिटीज़ इंसिपिडस, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि इसमें इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट यूरिन और अदर डिक्रीज और लॉस ऑफ एडीएच। सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस हो गई, या फिर रेजिस्टेंस टू एडीएच इन नेफ्रॉन, या फिर किडनी में जो एडीएच की रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगी उसे नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस कहेंगे। टियोलॉजी इसकी क्या, ट्यूमर से इन्फेक्शन ऑफ सीएनएस होता है, हेड ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, आइडियोपैथिक काज हो सकती है, या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन डेफिशिएंसी हो सकती है। नेफ्रोजेनिक में एक्स लिंक्ड या सेकेंडरी टू रेनल डैमेज होगा। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में हमें इसमें पोलीयूरिया पोलीडिप्सिया मिलेगा अगर वाटर डिप्राइव्ड है, फिर भी मतलब उसकी वाटर डिहाइड्रेशन है तो, लेकिन फिर भी पोलीयूरिया पोलीडिप्सिया मिलेगी। डिमिनिश्ड कैलोरिक इनटेक होगा। न्यूरोजेनिक और वीएल कंप्लेंट्स आएगी अगर ट्यूमर की वजह से है। फिर वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट इसका क्या होता है कि नो वाटर 2 to 3 आवर्स प्रायर टू टेस्ट। टेस्ट करने से पहले 2 से 3 घंटे पहले पेशेंट को कोई भी वाटर इनटेक नहीं करना। और मेजर यूरिन वॉल्यूम एंड ऑस्मोलैलिटी एवरी आवर, हर घंटे के बाद उसका यूरिन वॉल्यूम और ऑस्मोलैलिटी चेक करनी है। मेजर सीरम सोडियम एंड ऑस्मोलैलिटी एवरी 2 आवर्स, और सीरम सोडियम और ऑस्मोलैलिटी चेक करनी है हर 2 घंटे में। यूरिन ऑस्मोलैलिटी अगर तो 600 मिली ऑस्मोल पर किलोग्राम से ज़्यादा है तो हम इसे प्राइमरी पोलीडिप्सिया लेबल करेंगे, और अगर उससे कम है तो यूरिन ऑस्मोलैलिटी जो है ना वो स्टेबल हो जाएगी। 2 to 3 कंसेक्यूटिव ऑर्ली मेजरमेंट्स। प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी अगर 295 मिली ऑस्मोल पर किलोग्राम से ज़्यादा है, या फिर प्लाज्मा सोडियम 145 मिली ऑस्मोल मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा है तो हम डेस्मोप्रेसिन उस पेशेंट को एडमिनिस्टर करवाएंगे, और यूरिन ऑस्मोलैलिटी को मोनीटर करेंगे, और वॉल्यूम एवरी 30 मिनट्स फॉर 2 आवर्स, हर आधे घंटे बाद 2 घंटे के लिए हम उसकी यूरिन ऑस्मोलैलिटी और वॉल्यूम मेजर करेंगे। फिर उसके बाद सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है, यूरिन ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज़ होती है 50 to 100%, और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस में स्मॉल होती है या फिर नो इंक्रीज इन यूरिन ऑस्मोलैलिटी होगा। अब कंटिन्यू टेस्टिंग अंटिल अबव एंड पॉइंट्स आर रीच्ड। ट्रीटमेंट इसका क्या है, डायबिटीज़ सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस इनिशियल थेरेपी हम करते हैं डेस्मोप्रेसिन से, इंट्रानेजल प्रेफर्ड होती है, या ओरल हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड में बी एडिड फॉर एडिशनल इफेक्ट। इनिशियल थेरेपी के लिए हम डेस्मोप्रेसिन देंगे, इंट्रानेजली देते हैं, या फिर ओरल हाइड्रोक्लोरोसाइड जो ड्रग है वो देते हैं एडिशनल इफेक्ट के लिए। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है कि मेडिकेशन हम रोक देंगे अगर वो मेडिकली इंड्यूस्ड है, साल्ट रिस्ट्रिक्शन करवाएंगे, और सिलेक्टेड डायूरेटिक्स देंगे जैसे माइलोराइड इफ़ कैन नॉट डिसकंटिन्यू द ड्रग। मतलब अगर मेडिसिन वगैरह बहुत इसकी इंपॉर्टेंट है तो उसके माइलोराइड डायूरेटिक्स ऐड करवा देंगे। रिकेट्स से फेलियर, ये डायबिटीज़ इंसिपिडस का इतना टॉपिक था। अब रिकेट्स क्या है कि फेलियर ऑफ मिनरलाइजेशन ऑफ ग्रोइंग बोन और ओस्टियाई टिश्यू। जो ग्रोइंग बोन है या फिर ओस्टियाई टिश्यू है ना, उसकी मिनरलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाती तो उसे हम रिकेट्स कहते हैं। इसे हम ऑस्टियोमलेशिया से डिफ्रेंशिएट करते हैं, जिसमें ये ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है कि मैच्योर बोन से मिनरलाइज नहीं होती, तो दोनों में फ़र्क है। ग्रोइंग बोन अगर मिनरलाइज ना हो तो वो रिकेट्स होता है, और अगर मैच्योर बोन मिनरलाइज ना हो तो वो होता है रिकेट्स। कंसिडरेशन इसमें क्या होता है, डिजीज ऑफ रैपिडली ग्रोइंग बोन्स इन फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ इफ परसिस्ट मोर देन 2 years ऑफ एज। कंसिडर विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस ऑफ बोन ग्रोथ ड्यू टू डाइटरी लैक ऑफ विटामिन डी या यूवी रेज ऑफ सनलाइट, उसकी वजह से होता है। और नॉर्मल एक्सपोजर टू सनलाइट हम देते हैं इन्फेंट को आधे घंटे के लिए पर वीक ऑन बॉडी, या फिर 2 घंटे के लिए पर वीक ऑन हेड। पूरी बॉडी पे आधे घंटे के लिए, या फिर हेड पे 2 घंटे के लिए वो सनलाइट का एक्सपोजर देंगे। और डार्क स्किन्ड इंडिविजुअल्स में डेफिशिएंसी होती है, या फिर ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स ऑफ मदर अनएक्सपोज्ड टू सनलाइट। फिर इसके बाद हम विटामिन डी मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो विटामिन डी है ना वो कैल्शियम और फास्फोरस की इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन करवाता है, और कैल्शियम को बोन से लेके मोबिलाइज करवाता है, और फास्फोरस को किडनी से रीअब्जॉर्ब करवाता है। विटामिन डी के ये फंक्शंस है कि कैल्शियम को वो बोन से मोबिलाइज करवाता है, और फास्फोरस को किडनी से रीअब्जॉर्ब करवाता है। विटामिन डी के एक्टिव फॉर्म्स 2 हैं, विटामिन D2 और विटामिन D3। D2 को अर्गो कैल्सीफिरोल भी कहते हैं, और D3 को कोल कैल्सीफिरोल भी कहते हैं। ह्यूमन स्किन में 7D हाइड्रो कोर्टिसोल है, जो कि एक अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सनलाइट से विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाता है, और विटामिन D3 जो है ना वो ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाता है। सनलाइट जो कि अगर विंडो ग्लास से आ रही होती है ना, उसमें यूवी लाइट रेज कम होती हैं,
फिर उसके बाद विटामिन डी जो है ना अल्फ़ा 2 ग्लोबुलिन के साथ बाइंड करेगा और लिवर में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। लिवर में हाइड्रोक्सीलेट होता है ये 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफिरोल में, और किडनी में 125 डाई हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफिरोल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक एक्टिव मेटाबोलाइट है। ये जीआईटी पे एक्ट करता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करवाता है और बोन पे एक्ट करके कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करवाता है। ये सारे विटामिन डी के फंक्शंस हैं। अब फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ रिकेट्स है। एक न्यूट्रिशनल रिकेट्स होती है या विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स होती है। विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स है। माल एब्जॉर्प्शन, रेनल रिकेट्स, हेपेटिक रिकेट्स, रिकेट्स एसोसिएटेड विद रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, रिकेट्स ड्यू टू एंटी कन्वर्सन थेरेपी एंड हाइपोफॉस्फाटेजिया। सबसे पहले न्यूट्रिशनल रिकेट्स कैसे होती है? विटामिन डी अगर डाइट में कम है तो उसकी वजह से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में कम हो जाती है। हाइपोकैल्सीमिया स्टिमुलेट पीटीएच सिक्रीशन, कैल्शियम लेवल कम हुआ, पीटीएच की सिक्रीशन ज़्यादा हुई, कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन बोन से ज़्यादा हो गई है, डिक्रीज रेनल एब्जॉर्प्शन हो गई है फास्फोरस की। तो ये होता है कैल्शियम एंड फास्फोरस इसमें दोनों ही लो हो जाते हैं, और अल्कलाइन फॉस्फेटेज इसमें हाई हो जाता है। विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स में क्या होता है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, जेनेटिक डिजीज़ है। इसमें इनबोर्न एरर हो जाती है विटामिन डी की मेटाबॉलिज्म की। दो टाइप्स हैं इसकी, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में डिफेक्ट आ जाता है रेनल अल्फ़ा 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज में। एडिकेट विटामिन डी इनटेक की हिस्ट्री होती है। हाइपोकैल्सीमिया परसिस्ट करेगा इसमें, जिसे हम ट्राउजी साइन कहेंगे या चोवेस्टिक साइन, टेटनी, मसल वीकनेस या ग्रोथ फेलियर, ये सारे हाइपोकैल्सीमिया के साइंस हैं। ग्रोथ फेलियर हो जाती है, मसल वीकनेस, टेटनी, चोवेस्टिक साइन, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। टाइप 2 में क्या होता है? विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स में एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस आ जाती है 125 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 की, और ये इसका लेवल बायोकेमिकली बहुत ज़्यादा हाई होता है। एलोपेशिया इज़ द मेन डिफ्रेंशिएटिंग फीचर। इसके बाद है विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, नॉन न्यूट्रिशनल फॉर्म ऑफ रिकेट्स है, मोस्ट कॉमन होती है। ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है। विटामिन डी डिपेंडेंट वाला रिसेसिव था ऑटोसोमल, और ये वाला विटामिन डी रेजिस्टेंट एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है। मेल्स की रेशियो ज़्यादा है, फीमेल्स से विटामिन डी एक्टिवेशन और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट एक्टिव इफेक्ट होती है। इसमें क्या होता है? लोअर लिम्स की जो है ना बिल्कुल वो हो जाते हैं, लाइक बेंड कर जाते हैं, और नॉट प्रेजेंट तो रेचिट्रिक रोजरी, हैरिसन सर्कल्स और मायोपैथी, ये चीज़ें इसमें नहीं होंगी। फिर माल एब्जॉर्प्शन के में क्या क्या काजेज हो सकते हैं? सिलिक डिजीज़, टीएटोरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये एसोसिएट कर सकते हैं, या डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी। रेनल रिकेट्स में रेनियल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी हो जाती है, डिक्रीज एक्टिविटी 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज की। हेपेटिक रिकेट्स में क्रोनिक लिवर डिजीज़ होगी, डिक्रीज विटामिन डी मेटाबॉलिज्म होगी। रिकेट्स एसोसिएटेड विद रेनल ट्यूबुलर एसोसिएटेड, अगर प्रॉक्सिमल है तो फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन कम होगी, अगर डिस्टल है तो कैल्शियम को हम यूज़ करते हैं बफर अगेंस्ट परसिस्टेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस। रिकेट्स ड्यू टू एंटी कन्वर्सन थेरेपी, फेनिटोइन और फिनोबार्बिटोन यूज़ करते हैं। इफेक्टिव हेपेटिक एंजाइम्स हैं जो कि विटामिन डी की मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर होते हैं। हाइपोफॉस्फेटेजिया ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, और डिक्रीज अल्कलाइन फॉस्फेटेज एक्टिविटी। क्लिनिकल फाइंडिंग्स इसकी क्या होती हैं? हेड में लार्जर हेड होता है, कैपिट क्वाड्रेटम स्क्वायर लाइक हेड होगा, फ्रंटल बोसिंग होगी, यानी ऑस्टियाई टिश्यू बहुत ज़्यादा हुआ होगा, क्रेनियोटिबिस इनमें थिनिंग ऑफ आउटर टेबल ऑफ स्कल, पिंग पोन बाल सेंसेशन होगी, और डिलेड कोलोयर ऑफ फोंटेनेल्स होगी। टीथ में हमें क्या मिलेगा? डिलेड इरप्शन होगी, डेफिनेटिव इनेमल एंड कैरी, डिफेक्टिव इनेमल और कैरीज होंगे, और कैल्सिफिकेशन हो जाती है परमानेंट टीथ। थोरेक्स में क्या होता है? रेचिट्रिक रोजरी होगी, प्रोमिनेंट कोस्टोकोंड्रल जंक्शंस होंगे। हैरिसन सर्कल का होगा, वो क्या होता है कि डिप्रेशन अबव सब कोस्टल मार्जिन एट साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ डायफ्राम, हमारे डायफ्राम पे अगर वो मतलब डायफ्राम वाले एरिया में अगर किसी के थोड़ा सा डिप्रेशन डेवलप हो जाए तो उसे हैरिसन सर्कस कहते हैं। पिजन चेस्ट डिफॉर्मिटी होगी, एंटीरियर कर्वेचर ऑफ स्टर्नम। स्पाइन जो होती है काइफोसिस, स्कोलियोसिस या लोडोसिस, इनवर्ड कर्वेचर, आउटवर्ड कर्वेचर, या फिर वो लेटरल कर्वेचर आ जाए तो उसको हम कहते हैं स्पाइन का डिफेक्ट आ गया। पेल्विस में कंट्रैक्टिव पेल्विस होगा, हजार्डस टू चैडविथ और एक्सट्रीमिटीज वाइडनिंग ऑफ रिस्ट एंकल्स या एपिफिसिस, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, डायग्नोस्टिक पॉइंट भी है। बेंडिंग ऑफ लॉन्ग बोन, बो लेग्स एंड नॉक नीज, जीनोवेल्गम और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स। अदर्स में हाइपोटोनिया, पोर्ट बेली, लैक्सिटी ऑफ लिगामेंट, शॉर्ट स्ट्रेचर और टेटनी। एक्सरे चेंजेस पे हमें कपिंग, फ्रेइंग या फ्लेयरिंग ऑफ नोज बोन मिलेगा, और डिस्टेंस बिटवीन एपिफिसिस एंड एपिफिसिस इज इंक्रीज। इसमें हमें बोन डेंसिटी डिक्रीज्ड मिलेगी। हीलिंग रिकेट्स में क्या होता है? लाइन ऑफ प्रिपरेटरी कैल्सिफिकेशन एट डिस्टल एंड ऑफ द शाफ्ट, ग्रेजुअली ऑस्टियाई टिश्यू
कैल्सिफाइड कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या होते हैं, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, पल्मोनरी एटिलैक्टेसिस या अनीमिया। इन्वेस्टिगेशन इसकी करवाएंगे सीबीसी, सीरम कैल्शियम फॉस्फेट, एलपी अल्कलाइन फॉस्फेटेस लेवल्स देखेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, प्लाज्मा विटामिन डी लेवल्स और एक्सरेज। मैनेजमेंट के लिए ओरल विटामिन डी उसको प्रेस्क्राइब करेंगे 4 वीक्स के लिए। विटामिन डी आयम डोज में देंगे, वैल्यूज़ इसकी साथ साथ देखते जाएं। और मेंटेनेंस डोज देंगे विटामिन डी की डेली। हाई कैल्शियम इंटेक करवाएंगे। अगर नहीं ठीक हो रहा तो विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स है, अगर विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स है तो ओरल फॉस्फेटेस देनी है। हेपेटिक रिकेट्स में विटामिन डी की हाइड्रोसिस देनी है। रेनल रिकेट्स में CRF देना और सप्लीमेंट कैल्शियम एंड विटामिन डी RTA। रेगुलर अल्कली थेरेपी प्रिवेंशन इसकी कैसे करती हैं, UV लाइट का एक्सपोजर करवाना और ओरल विटामिन डी देनी है पेशेंट को। तो ये सारी चीज़ें होगी इसके रिकेट्स के बारे में। यहाँ टॉपिक ख़त्म होता है।